रेजिस्टर्स और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब तक के लेक्चर्स में जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे रेजिस्टर्स और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। So this is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas। फ्रेंड्स, रेजिस्टर्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो और रेजिस्टिविटी जो होती है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं। और हमने ये भी देखा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी जो मेटल होता है उस मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं और उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब उनके बीच में कई बार कोलिजन होता है। वो कोलिजन हो सकता है एटम्स के साथ जो कि मैटर के एटम है, कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो तो फॉरेन एटम्स के साथ, या खुद इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलिजन कर सकते हैं। इन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्री फ्लो में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं। लेकिन जब ये कोलिजन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्री फ्लो में एक रुकावट पैदा होती है, एक रेजिस्टेंस आता है। वही रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट होती है ओम। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था दैट rate of flow of electron या rate of flow of charge is current, electric current। हमने पढ़ा था that I is equal to Q upon T, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है वही करंट है। और रेजिस्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये चार्ज जब फ्लो होता है तब इसके बीच में रुकावट आती है। अब आज हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे सर्किट्स होते हैं, अभी तक हमने जो सर्किट पढ़ा है वो एकदम सिंपल सर्किट हमने देखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हमने देखे हैं उसमें आपको याद होगा हमने ये वाला सर्किट देखा था, ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। फिर हमने देखा था कि इसमें हमने एक एमीटर ऐड किया था, यहाँ पर एक हमने जो है पावर का सोर्स यानी बैटरी लगाई थी, यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर ऐड किया था जो इसके जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वो बताता था। यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ था, जब ये स्विच ऑफ होता है तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट फ्लो करता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जो है वो हम अटैच करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आज जो हम सीखने वाले हैं, हम ये सीख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सर्किट हो सकता है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टर्स होते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या जो करंट कैरिंग वायर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी सर्किट में एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ 2 या 3 नहीं, नॉट ओनली 2 और 3 बल्कि इनन्यूमरल आप रेजिस्टर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टर्स को ऐड करना, ये जितने भी रेजिस्टर का मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ने का, ये 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं, अटैच करते हैं या एक दूसरे को अटैच करके हम उससे सर्किट बनाते हैं, वो 2 तरह का होता है। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हमने कौन सा देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज का मतलब, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब? नाउ सीरीज का मतलब आप याद करो, जब आप मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज पढ़ते हैं, याद है आपको, जब आप पढ़ते हैं कंप्लीट द नंबर सीरीज, तो आप लिखते हैं, सपोज आपको ये नंबर सीरीज दी गई है 249, देन इस तरह से यहाँ पर ब्लैंक दे दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, 249 के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 250, 251, 252 लाइक दैट ओनली। यानी आपने क्या किया, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर को कंटिन्यूशन में जोड़ दिया, उसके बाद अगला, अगले के बाद अगला, सक्सेसिव नंबर आप लिखते गए। ठीक इसी तरह से सीरीज का मतलब होता है 1 by 1, एक के बाद एक। सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, द फर्स्ट वन इज R1, सेकेंड इज R2 एंड द थर्ड वन इज
R3। अब मुझे इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, तो मैं कैसे करती हूँ, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। दिस इज R1, R2 एंड R3। नाउ यू कैन सी कि मैंने 1 बाय 1 इनको आपस में ऐड कर दिया है। ये एक दूसरे के साथ एक सीरीज में जुड़े हुए हैं और आप इनके एंड पॉइंट देख सकते हैं। दिस इज A, B, C एंड D। अब आप देख सकते हैं A, B रजिस्टर 1 R1, B, C रजिस्टर 2 दैट इज BC यानी R2, C, D वो है रजिस्टर 3 जो कि है R3। तो इस तरह से अब हमें क्या मिला कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम रजिस्टर्स को इस तरह से 1 बाय 1 ऐड करते हैं। लेकिन पैरेलल में क्या करते हैं, सेम यही रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो और हमें इन्हें पैरेलल ऐड करना हो, तो आप ध्यान देना, पैरेलल मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं, पैरेलल का मतलब होता है इस तरह से कि उन दोनों के बीच में गैप इक्वल रहे, पूरी लेंथ में वो कहीं पर भी आपस में लाइन मिलती नहीं है। तो पहले मैंने इनको इस तरह से देखी, इन दिस वे I have arranged them parallel। ये है R1, ये है R2, ये है R3, इन तीनों को मैंने पैरेलल रख दिया। लेकिन अभी तक ये जुड़े हुए नहीं हैं, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे इन तीनों को आपस में जोड़ना होगा। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इन तीनों रजिस्टर्स को आपस में जोड़ दिया। अब सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए इसका एक सर्किट बन गया। हियर यू कैन सी कि मैंने एक सर्किट बना दिया है। अभी मैं वोल्ट मीटर नहीं ऐड कर रही हूँ, वो मैं बाद में ऐड करके बताऊंगी आपको। नाउ हियर आई हैव ऐड 1 बैटरी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको हमने एक की बना दी। सो इन दिस वे नाउ यू कैन सी ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। पहले कॉम्बिनेशन में हमने, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमने R1, R2, R3 इन तीनों को एक सीरीज में जोड़ा है, यानी 1 बाय 1। यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इनको कैसे जोड़ा है, एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा है। यहाँ पर अगर हम इस वाले रजिस्टर्स का, ये जो तीनों रजिस्टर है इनका एंड पॉइंट हमें देखना है। यहाँ पर हम देख चुके हैं, दिस इज AB R1, BC R2 एंड CD R3। ये आपको समझ में आ रहा है। ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं जिनमें हमारा R1, R2 और R3 आपस में अटैच है। लेकिन यहाँ पर देखो R1 अटैच है A से, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। R1 अटैच है A से, R1 अटैच है B से, R2 अटैच है A से और R2 अटैच है B से, R3 अटैच है यहाँ पर A से और यहाँ पर B से। यानी कि यहाँ पर हर एक रजिस्टर जो था उसका एंड पॉइंट अलग अलग था। यहाँ पर तीनों ही रजिस्टर्स के एंड पॉइंट एक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम इन कॉम्बिनेशंस को पूरा डिटेल में समझेंगे तब ये बात हमें बहुत हेल्प करने वाली है। क्या कि जब हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं तब उनका वो 1 बाय 1 जुड़ते हैं, यानी इसका A पॉइंट जो है इसके D पॉइंट से अटैच नहीं है, इसका B पॉइंट इसके C पॉइंट से अटैच नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R1, R2 और R3 तीनों ही एक पॉइंट A पे अटैच है, यहाँ पर तीनों ही एक पॉइंट B पर अटैच है। अब बात है कि हमने इसमें वोल्ट मीटर क्यों नहीं ऐड किया, वो हम आगे समझेंगे। तो आज हम जो समझ रहे हैं वो हम समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सीरीज का मतलब होता है 1 बाय 1। लेकिन हम ये कॉम्बिनेशन क्यों समझ रहे हैं, हम क्यों कॉम्बिनेशन बनाते हैं? हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल सके। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे घरों में वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट्स होती है। इतनी सप्लाई हमने पढ़ी थी, पावर की सप्लाई। अब आपको ये भी पता था कि हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखना होता है। जब हमारा रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है तब हमारा डिजायर्ड करंट भी हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों में से किसी को भी चेंज कर कर अपना डिजायर्ड सर्किट
बना सकते हैं, जिससे कि हम हमें जो अप्लायंस चलाना है उसकी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकें। तो अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन एक ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, दैट इज R1, R2 एंड R3। तो हम इनको ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ R1, R2, R3। यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ये एमीटर ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने इसकी पावर सोर्स जो है यानी कि जो पोटेंशियल का जो सोर्स है वो हमने बैटरी ऐड कर दी, और यहाँ पर हमने इसको पावर जो है इसका स्विच ऑन कर दिया, ये प्लस से प्लस माइनस से माइनस ऐड कर दिया। दिस इज R1, R2, R3। जैसे ही की ऑन की हमने पावर सप्लाई ऑन की तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने लगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें ये देखना है, सबसे पहले हम अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। हमें पता चल गया कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि जैसे ही ये पोटेंशियल सेट किया गया, अब यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। जब करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो क्या R1, R2 और R3 में फ्लो होने वाला करंट क्या सेम होगा? दिस इज रियली वेरी बिग क्वेश्चन फॉर अस। क्यों? क्योंकि जब हमने एक रेजिस्टेंस दिया था हमारे सर्किट में तो वो बहुत इजी था। हमें पता था कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट डालते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों मिलके तो हमारे सर्किट की बैंड बजा देंगे। सारा के सारा जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, जितना भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये तो उसको रोक देंगे। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम नहीं करते हैं। हम पहले भी समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज में रुकावट पैदा करता है, उससे रोकता नहीं है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस एंड इवन रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इंसुलेटर्स है उनमें तो ऑब्वियसली हम उनके रेजिस्टेंस तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो ही नहीं सकता। हम बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर की, यानी एक ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। अब आप इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सी एक हम एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। रेजिस्टर्स हमें पता है तीनों ही अलग अलग हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या स्टेटस है। अब नाउ जस्ट सी, हम एक यहाँ पर हमने एक पानी को, एक पाइप है, ये वाटर पाइप है, यहाँ से हमने एक वाटर पाइप जो है वो चालू किया है। ये उसका ए पॉइंट है और मुझे इसको यहाँ डी पॉइंट तक पहुँचाना है। लेकिन मेरे पास पाइप के छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये बी है और ये सी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ ए पॉइंट से पानी को उस डी पॉइंट तक पहुंचाना है। तब मैंने क्या किया कि ये जो बी पॉइंट वाला जो है ये यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ पर ये जॉइंट लगाया हुआ है, इस जॉइंट के थ्रू मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पानी रुका नहीं है, ये जॉइंट है, पाइप का जॉइंट है। फिर मैंने एक और जॉइंट लगा दिया इधर और इसको सी को भी यहाँ जोड़ दिया। नाउ यू कैन सी, ये ए है, ये ये ए है, ये बी है और ये सी है। और आप देख सकते हैं कि अगर पानी यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। अब अगर यहाँ पर पानी ज्यादा था तो भी ये पाइप तो पतला हो गया ना, इस पाइप ने उतना पानी नहीं भेजा, लेकिन पानी गया तो। और क्या पानी ए से बी में जाने से रुका, बी से सी में जाने से रुका? नहीं। पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो बना रहेगा। कहीं पर भी यहाँ की तरह ही यहाँ पर भी ये सीरीज में जुड़े, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तीनों ही पाइप एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन ये पानी को रोक नहीं रहे हैं। ये पानी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा। इसके अलावा भी हम एक और तरीके से इसे समझ सकते हैं। नाउ यू सी, थिंक अबाउट दिस। हमने कहा था कि जब कभी भी करंट को फ्लो होना है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए।
वही हमारी पहली कंडीशन थी कि सर्किट क्लोज नहीं होगा तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो सर्किट तो क्लोज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर की जो है या स्विच जो है उसे ऑन कर दिया। अब आप देखिए इस वायर में ये भी कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर। हम कॉपर की बात नहीं करते, हम कहते हैं ये भी कंडक्टर वायर है, ये भी कंडक्टर वायर है और ये भी कंडक्टर वायर है, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर वायर ही हो सकता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने माइनस से ऐसे घूमना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ पर आ गए। उसी तरह से करंट ने यहाँ से चलना शुरू किया और घूम के यहाँ आ गया। लेकिन इसमें इस बीच में कहीं भी उसको कम होने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये करंट जो है वो R1 में उतना ही जाएगा जितना R2 में और जितना R3 में जाएगा। R1 से R2 और R3 में जाते वक्त ये जो I करंट है इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं लेकिन कभी भी करंट को फ्लो होने से रोकते नहीं हैं। ये इंसुलेटर्स नहीं हैं, ये कंडक्टर्स हैं और कंडक्टर्स हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं। हाँ, उनको रुकावट जरूर बीच में डालते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं बट टोटली क्लोज नहीं कर सकते, उनके फ्लो को टोटली सीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब I करंट फ्लो करता है तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो R3 से R1 की तरफ और कन्वेंशनली जैसा कि हम मानते हैं करंट का फ्लो R1 से R3 की तरफ जाएगा ही। कोई भी तरह का चेंज उसके मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा। I करंट ही फ्लो करेगा R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि जिस तरह से पानी का एक पाइप है उसमें भले ही हमने 3 जॉइंट्स लगा दिए हैं, 5 लगा दिए हैं, 10 लगा दिए हैं, लेकिन वो जॉइंट्स उस पानी को रोकने का काम नहीं करेंगे। ये एक तरह से जॉइंट्स हैं। ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, यहाँ पर C पॉइंट और यहाँ पे ये D पॉइंट, ये एक्चुअल में जॉइंट्स हैं। यहाँ पर इनको रोकने का काम नहीं है, इनका काम है जॉइंट करके सर्किट को कंप्लीट बना देना और इसीलिए यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो सेम रहता है। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितने भी रेजिस्टर्स उस सर्किट में हैं उन सभी में I मैग्नीट्यूड का करंट ही फ्लो करता है, अलग अलग नहीं होता। R1, R2, R3 सभी में I मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है। तो ये फर्स्ट बात हमें समझ में आई। दूसरी बात अब हम बात करते हैं, मैंने कहा था मैं वोल्ट मीटर आपको बाद में ऐड करके बताऊंगी। अब आप यहाँ पर देखो V वोल्टेज की बैटरी मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखी है। अब याद करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी। उसकी डेफिनेशन थी कि A पॉइंट किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसके A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो भी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका आपस का डिफरेंस। तो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है VA, इस पॉइंट पर है VB। यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं और अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, VA माइनस VB। इज इट यही करना पड़ेगा ना हमें। हम क्या करेंगे, अगर मुझे A और B के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूंगी। ये हमें समझ में आता है। यही चीज अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। जस्ट सी ओवर हियर, अगर हम इस सीरीज में देखें, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक ये पॉइंट है A, एक है B, एक है BC, एक है CD। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये पॉइंट हटा रही हूँ, आप याद रखना ये ABCD है। अब मैं हर एक पॉइंट पे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देती हूँ। ये है VA, जिससे मुझे पता चलेगा इसके बीच में कितना पोटेंशियल है। फिर मैंने दूसरा लगा दिया इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया वो है VB, जो मुझे बताएगा R2 पर। फिर मैंने तीसरा वोल्ट मीटर लगा दिया, वो मैंने लगाया यहाँ VC, जो मुझे बताएगा R3 पर। अब मैंने क्या किया, 3 वोल्ट मीटर मैंने यहाँ सेट किए हैं। पहला वोल्ट मीटर मुझे डिफरेंस बताएगा R1 के दोनों पॉइंट्स पे,
दूसरा वोल्ट मीटर मुझे बताएगा R2 के दोनों पॉइंट्स पे, एंड थर्ड वोल्ट मीटर मुझे बताएगा R3 के दोनों एंड पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है। तो अगर हम अब इन तीनों का मेरे पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये R1, R2 और R3 हैं, और मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि ये तीनों इक्वल है। I सब जगह कांस्टेंट है, पूरी सीरीज में I कांस्टेंट है, लेकिन मैंने नहीं कहा आपको दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो जब I कांस्टेंट है और R वेरिएबल है तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी यानी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस भी बदलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों, अभी आपको मैंने क्या बताया, VA, VB और VC, तो हम पहले इन तीनों को लिख लेते हैं। तो हमारा R1 के अक्रॉस हमारा V1 कितना होगा? V1 होगा VA माइनस VB, गॉट इट, VA और VB। R2 के अक्रॉस कितना होगा? दैट इज V2, वो होगा VB माइनस VC, VB माइनस VC। और R3 के अक्रॉस कितना होगा? R3 के अक्रॉस V3 होगा, दैट इज VC माइनस VD। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे ABCD पॉइंट जो थे, जो मैंने पहले आप यहाँ से इरेज कर दिए थे, मैंने वापस लिख दिए। अब आप समझ सकते हैं AB के अक्रॉस VA माइनस VB, BC के अक्रॉस BC VB माइनस VC, और CD के अक्रॉस है VC माइनस VD। तो इस तरह से ये हमने निकाल दिए इन तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या निकाले? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे पास आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और मुझे 3 वोल्ट मीटर नहीं मिले। आज एक प्रॉब्लम रही, मेरे 2 वोल्ट मीटर खराब हो गए, लेकिन अभी भी मुझे तो फाइंड आउट करना ही है कि मेरे इस पूरी सीरीज में कितना वोल्टेज है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों के अक्रॉस यानी A पॉइंट से D पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के बीच में मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर मुझे क्या बताएगा? ये वोल्ट मीटर मुझे बताएगा इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो लेट अस फाइंड आउट कितना होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास V आएगा VA माइनस VD, गॉट इट। क्या हुआ, हमने क्या किया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकाला है, पॉइंट A और पॉइंट D के अक्रॉस निकाला है, और वो तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया है। ओके, वो आया है VA माइनस VD। अब कुछ समय के लिए उसे भूल जाते हैं, वापस लौट के आते हैं अपने V1, V2 और V3 पर। अब सोचने की बात है कि V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तब हमारा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल आ जाएगा हमारा। सो हम इनको ऐड करके लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन। यहाँ से देखना, मैं लिख रही हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने क्या लिखा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और अब इनकी वैल्यू लिख देती हूँ। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये देखिए यहाँ पर, देन प्लस V2 की वैल्यू लिख दी, VB माइनस VC, देन V3 की वैल्यू लिख दी, VC प्लस VC माइनस VD, गॉट इट। क्या किया मैंने, अब आप ध्यान से देखो, V1, V2 और V3। V1 कितना है, VA माइनस VB, V2 कितना है, VB माइनस VC, और V3 कितना है, VC माइनस VD, और इन तीनों को हमने आपस में ऐड कर दिया। नाउ सी, प्लस VB माइनस VB कैंसिल, माइनस VC प्लस VC कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आता है VA माइनस VD इज इक्वल टू V। डोंट यू थिंक ये बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ निकाला है। V इज इक्वल टू VA माइनस VD और V इज इक्वल टू VA माइनस VD। तो हमने क्या निकाला, हमने इसको प्रूव किया कि ये जो हमारा अकेला वोल्ट मीटर है, वो चूंकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो टोटल कंसोलिडेट हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि हमने जब अलग अलग वोल्ट मीटर सेट किए थे तब भी हमारे पास कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया था। लेकिन इससे एक और बात हमने प्रूव की, क्या, कि हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस
वोल्ट मीटर का जो हमने वोल्ट मीटर लगाया वो हमें ये बताता है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा, V1, V2 और V3 होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्या होगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था। आई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाकर वापस अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेती है। आई प्लस से जाती है R1 में, R2 में, R3 में और वापस इधर आ जाती है। आई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, आई इजीली फ्लो कर रही थी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब हमने इस वोल्टेज की बैटरी लगाई थी तब हमने क्या देखा था कि V1, V2 और V3 ये जो डिफरेंसेस थे वो अलग अलग थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोटेंशियल था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। V1 में यानी कि R1 में अलग गया, R2 में अलग गया और R3 में अलग गया। इनकी वैल्यू अलग अलग हमको मिली। हाँ, इन तीनों का सम टोटल जो हमने निकाला वो एकदम एक्यूरेट था, जो कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के अक्रॉस जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बराबर था। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने इस चीज को फिक्स किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन वी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके जितने भी रजिस्टर्स हैं उसमें चला जाता है। तो एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर होंगे तो वो जो है वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर उनमें सब में डिवाइड हो जाएगा और उसका जो सम टोटल होगा वो रिजल्टेंट या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हमने यहाँ निकाला है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर को सेट करके। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम कुछ और चीज देखते हैं। हमें पता है, हमने ओम्स रूल पढ़ा है दैट V इज इक्वल टू IR। तो अब हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लिया है तो इसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ओम्स लॉ जो है जब यहाँ पे लगता है तब हमें उसमें क्या फायदा होता है। हमने क्यों कॉम्बिनेशन बनाया, ताकि हमें अलग अलग मैग्नीट्यूड के रजिस्टर्स मिल सके। अलग अलग मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस मिलने के लिए हमने उनमें अलग अलग तरह के ओम्स के जो रेजिस्टेंस है वो लगा दिए, कंडक्टर वायर लगा दिए। अब हम ओम्स लॉ पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये आप सबको मालूम है, हमें सब अच्छे से याद है ये वाला फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम V1, V2 और V3 इसे भूलते नहीं है और हम लिखते हैं कि रिजल्टेंट V जो है वो है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो भी हमने यहाँ निकाला था V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 में क्या करते हैं, हम ये वैल्यू रख देते हैं। अब हमें पता है कि I तो हमारा कांस्टेंट है, I तो चेंज नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो I हर जगह कॉमन रहेगा। तो I R1, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ये V1 कहाँ है, इसको हम वापिस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। लेट अस ड्रॉ। यहाँ पर हमारा आ रहा है V1, यहाँ पर आ रहा है V2 और यहाँ पर आ रहा है हमारा V3। आई होप ये आपको अच्छे से याद है, V1, V2 एंड V3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन V1, V2 और V3 को हमने ऐड करके देखा, तो ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये V1 किसके अक्रॉस है, यू कैन सी V1 है R1 के अक्रॉस, दैट्स वाई I इंटू R1। V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस, दैट्स वाई I इंटू R2 प्लस V3 किसके अक्रॉस है, I इंटू R3। नाउ डोंट आस्क मी कि मैंने हर जगह I क्यों लिखा है। I क्यों लिखा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पूरे ही सर्किट में उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये हमने अभी प्रूव करके देखा। और वोल्टेज जो है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसका जो रिजल्टेंट या इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी पॉइंट्स के अक्रॉस जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सम टोटल के बराबर होता है। दैट्स वाई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी हमने प्रूव करके देखा। और अब हमने इसमें ओम्स लॉ लगा दिया। अब आप जनरल मैथमेटिक्स लगा दीजिए, V इज इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ गया, पूरा टोटल हमारा रेजिस्टेंस हमने इसको काउंट कर लिया और I क्या है, I कॉमन है वो बाहर ले लिया। नाउ V इज इक्वल टू IR, सो लेट अस पुट द वैल्यू I इंटू R
इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट? अब मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, जस्ट सी दिस। यहाँ पर आप देखिए एक बार ध्यान से, इसमें मैंने I को I से कैंसिल कर दिया है। अब मेरे पास आता है ये R इज इक्वल टू दिस R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस जो है, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो इस पूरे सर्किट का है। मेरे पास R1, R2, R3 है, लेकिन जब मैंने एक कोई भी अप्लायंस इस पे लगाया, जब सपोज ये मेरा सर्किट जो था, मैं मानती हूँ कि ये सर्किट मेरे एक फैन का है। अब इस फैन के सर्किट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें 3 रेजिस्टर्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, R1, R2, R3। लेकिन अगर मुझे इसकी डिटेल बनानी हो तो मैं क्या लिखूंगी? मुझे लिखना होगा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने कैसे फाइंड आउट किया? ये R क्या है? R इज इक्वल टू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और आई कैन से इफेक्टिव। ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ये जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको निकालना मैंने इस तरह से इसको डिराइव किया। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I या इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। पूरे ही सर्किट में I मैग्नीट्यूड का करंट ही फ्लो करता है। लेकिन क्योंकि हर एक रेजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने रेजिस्टर्स में लगाऊंगी उनका सम टोटल जो होगा वही होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब मुझे ये पता चला तब मैंने ओम्स लॉ को फॉलो किया। V इज इक्वल टू आई आर। जब मैंने V इज इक्वल टू आई आर लिखा तो क्योंकि मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये था, इसको अप्लाई किया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 रजिस्टर्स लिए हैं, 4, 5 भी हो सकते थे। देन V इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया? इस फॉर्मूले को रखा, क्योंकि मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट है, लेकिन R के अक्रॉस V1 कितना है? I R1, V2 R2 के अक्रॉस I R2, V3 R3 के अक्रॉस I R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रहा R1 प्लस R2 प्लस R3, बट एज आई नो V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर मैंने LHS में भी V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू जब रखी तो I से I कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट होने पर मेरे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया वो था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि हमें 2 बातें पता चली। पहली तो ये कि जो टोटल या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनके सम टोटल के बराबर। और ये भी पता चला कि जो टोटल या रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो भी इन तीनों ही या जितने भी रेजिस्टर्स हैं, 4-5 जितने भी हैं, उन सभी के सम टोटल के बराबर होता है। इससे एक और बात पता चलती है, वो क्या पता चलती है वो यहाँ लिखते हैं। इससे मुझे पता चलता है क्योंकि रिजल्टेंट जो है R जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो इसका मतलब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये बढ़ गया है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हुआ है? R1 का कंपैरिजन करो R से। अगर मेरे सर्किट में सिर्फ R1 एक ही रेजिस्टेंस होता तो अब उसको कंपेयर करो R से, तो R1 और R2 का, R1 और R का कंपैरिजन करके देखते हैं। दैट R1 इज स्मॉलर देन R, इवन R2 इज स्मॉलर देन R एंड इवन R3 इज स्मॉलर देन R। ये तीनों ही हमेशा क्या होंगे? हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस से हमेशा कम होते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस से हमेशा कम होते हैं। R1, R2 और R3 की वैल्यू हमेशा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से कम होगी। लेट मी सम अप, जो हमने मेन बातें जो हमने अभी समझी एक बार हम उसको सम अप कर लेते हैं। सो लेट मी सम अप। In series combination, I means electric current, will not distribute
आई विल रिमेन सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। आई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, पूरे कॉम्बिनेशन में, पूरे सीरीज में या पूरे सर्किट में वो सेम रहती है। सेकेंड थिंग, वी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वोल्टेज है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ऑल द रजिस्टर्स, R1 में अलग, R2 में अलग, R3 में अलग एंड सो ऑन। वी इफेक्टिव यानी कि पूरे सर्किट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो हम निकालेंगे दैट विल बी द सम टोटल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सो ऑन, जितने भी हमने रजिस्टर्स ऐड किए हैं उसमें। फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी अलग अलग रेजिस्टर्स जो प्रोड्यूस करेंगे उनके रेजिस्टेंस का सम टोटल होगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। R4 है तो R4, R5 है तो R5। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कि जो R इफेक्टिव होता है वो इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। R1 की वैल्यू R इफेक्टिव से कम होगी, R इफेक्टिव R1, R2, R3 इन सबसे ज्यादा होगा और R इफेक्टिव जो होता है वो इन तीनों का सम टोटल होता है। आई होप आपको यहाँ तक की जितनी भी स्टोरी हमने पढ़ी वो सब आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले स्टार्ट करेंगे इस सीरीज कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशंस, कि हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है लेकिन कहाँ होता है, क्या हम इसे जानते हैं, हमने कहीं देखा है और इसकी क्या एप्लीकेशन है। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझने की कोशिश करें। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे।